हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। अब कल जो क्वेश्चन कराए गए थे वो अंश और हर में परसेंटेज में वृद्धि वाले कराए गए थे। ठीक है। और कल कहा था कि अंश और हर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ने वाले क्वेश्चन मैं कल करूंगा। ठीक है। तो चलो आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक को एक बढ़ाया जाए तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। ठीक। और यदि प्रत्येक को 2 बढ़ाया जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है पता नहीं है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या है। अब देखो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 2/5, 3/7, 1/7 और 1/5। ठीक है। तो दो तरीके से बताएंगे, एक तो बेसिक तरीका एक्स और वाई मानकर, और दूसरा ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से बहुत आसान पड़ेंगे। ठीक। और अगर आपसे फ्रैक्शन ही पूछता है ना तो आप ऑप्शन से ही करना, फिर बेसिक से मत करना। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि जो फ्रैक्शन है उसमें अंश क्या है, उसमें हर क्या है, अलग अलग पूछ ले। ठीक है। या अंश और हर का योग, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी अलग पूछ ले, मतलब कि फ्रैक्शन ना पूछकर कुछ और पूछ ले, तब आपको वैल्यू मतलब एक्स और वाई से करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलो बताओ, भिन्न क्या मान लें? फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स अपॉन वाई। ठीक है। अब उसमें कहा किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक को एक बढ़ाया जाए। अब अंश x है, एक बढ़ाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और हर y है, एक बढ़ाएंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। तो उसने कहा भिन्न का जो मान है 1/4 हो जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा, तो बराबर कर दिया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर y प्लस 1। y को उधर ले आओ तो जाएगा 4x माइनस वाई, और 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -3। ये पहली इक्वेशन आई। ठीक है। फिर उसके बाद कहा और यदि प्रत्येक को 2 बढ़ाया जाए, मतलब अंश x है और इसको भी 2 बढ़ाना है, और हर y है इसको भी 2 बढ़ाना है, कि अगर प्रत्येक को 2 बढ़ाया जाए इसका जो मान है वो 1/3 हो जाता है, तो बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 3x प्लस के 6 इक्वल टू वाई प्लस के 2। y को इधर ले आओ तो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 6, और माइनस के 6 प्लस के 2 यानी -4। ये समीकरण बनी दूसरी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक। अब हमसे फ्रैक्शन पूछा है तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो पहली इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, तो 4x माइनस के y बराबर -3। ये पहली समीकरण। अब देखो, एक वेरिएबल हटा लो तो y हटा लेते हैं, तो y के दोनों के साइन जो है सेम है। अगर सेम साइन होते हैं तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। जब घटाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाले साइन काम करेंगे, माइनस का वाई और ये प्लस का वाई कैंसिल हो गए। प्लस का 3x और माइनस के 4x तो माइनस के x, और माइनस के 4 और प्लस के 3 तो -1। तो x बराबर कितना आया? 1। अब x की वैल्यू इधर पुट करो तो हो जाएगा 4 माइनस के y बराबर -3। -3 और 4 इधर आया, -3 तो जाएगा 4 3 7 हो जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गया हमें। अब हमसे पूछा है फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन हमने मान रखा था वो क्या था? एक्स अपॉन वाई था, और एक्स का मान कितना है? 1, ऊपर लिखा 1, और वाई का मान कितना है? 7, तो नीचे लिखा। तो फ्रैक्शन जो आया, भिन्न जो आई वो कितनी आई? 1/7, यानी ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। बताओ, समझ आया? चलो, एक तो तरीका ये है, इसको नोट करो। अब दूसरा तरीका ऑप्शन वाला, वो बहुत आसान है। लिया? अच्छा देखो, अब अगर ऑप्शन से करेंगे तो देखो, जैसे हमने पहला ऑप्शन लिया कि फ्रैक्शन जो है वो 2/5 है, उसने कहा अंश में भी एक जोड़ो और हर में भी एक जोड़ो। तो जब अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, और 5 और 1, तो फ्रैक्शन का मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। लेकिन उसमें तो कहा फ्रैक्शन 1/4 होगा, छोड़ दो, गलत है। फिर अंश में एक जोड़ो तो 4 हो जाएगा, हर में एक जोड़ो तो 8 हो जाएगा। 4/8 1/2 होना चाहिए था, 1/4, ये भी गलत है। अंश में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 2, और हर में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 8, तो 2 चौक 8 यानी 1/4 है, तो ये हो सकता है। इसे भी चेक कर लो,
जब अंश में हम 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 5 और 1 2/6 यानी 1/3 होना चाहिए था 1/4। इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है, सी। जो फ्रैक्शन था वो क्या था 1/4। कभी कभी ऐसा होता है केवल एक ही कंडीशन से आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है मान लो ये ऑप्शन भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, तो हमें दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ती। जैसे उसने कहा कि अंश और हर को प्रत्येक को 2 बढ़ा दो, तो अगर अंश 1 है 2 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और हर 7 है 2 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 ही 3 3 3 9, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। तब आपको हो सकता है दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ जाए। समझ आया? तो ये मेथड तो आसान है, लेकिन वही है कि सब जगह अप्लाई नहीं होगा। जब आपसे डायरेक्ट फ्रैक्शन ही पूछेगा तभी अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए वो पहला मेथड आना जरूरी है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक को 1 घटाया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए, 1 घटाया जाए तो जो भिन्न का मान है वो 1/2 हो जाता है। नहीं, 1/3 लिखो। भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। और यदि प्रत्येक को 1 बढ़ाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है ये बताना है। ऑप्शन लिखते हैं इसके, चलो। चलो यही ऑप्शन है इसके। दो बटे 5, 3/7, 1/7 और 1/5। करो, जो भी तरीका आपको समझ आया उस तरीके से करो। अच्छा, 3/7 अभी देखते हैं। 3/7 आया, ऑप्शन से करा है। चलो वैसे भी कर लो, दूसरे मेथड से भी, क्योंकि अगर वो आप सवाल चेंज करेंगे तो वो इस तरीके से ऑप्शन से नहीं होगा। देखो ऑप्शन वाला तरीका तो आसान है, उसने कहा प्रत्येक में से 1 घटाओ, तो 2 में से 1 घटाओ 1, और 5 में से 1 घटाओ 4। तो फ्रैक्शन होना चाहिए 1/3, तो ये 1/4 है, तो गलत हो गया। फिर 1 घटाओ प्रत्येक में से, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में 7 में से 1 गया 6, तो 2/6 मतलब 1/3 हो गया फ्रैक्शन। चलो अगला ऑप्शन चेक करना चाहो तो कर लो। 7 1 और 1 2, 7 और 1 8, यानी 1/4 हुआ। ये नहीं हो सकता। 2 और 7, 2 और 6 सॉरी, 1/, अच्छा घटाना था सॉरी, तो ये तो 0 बन गया, इसे तो छोड़ ही दो। ठीक है, और यहां भी घटाएंगे तो 0 हो गया, इसको भी छोड़ दो। तो क्या कंडीशन आएगा, 3/7 सही फ्रैक्शन हो गया। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। बताओ आया समझ? अच्छा उस तरीके से कर लोगे। देखो उसने कहा कि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटाओ, x में से 1 घटा दिया, y में से 1 घटा दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 1/3। एक इक्वेशन बनेगी। फिर दूसरा कहा कि अंश और हर प्रत्येक को 1 बढ़ाया जाए, मतलब x+1 और y+1। अब जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 1/2। तो एक समीकरण यहां से बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, x का और y का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो हो जाएगा इस टाइप का। अब लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक को, अंशवार प्रत्येक को 2 बढ़ाया जाए, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम ही बढ़ाएगा या सेम ही घटाएगा, वो अंश को अलग और हर को अलग
घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन ये बनेगी इसी तरह, प्रत्येक को 2 बढ़ाया जाए तो जो भिन्न का मान है वो 9/11 हो जाता है, 9/11, 9/11 हो जाता है। और यदि प्रत्येक को 3 बढ़ाया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, 5/6, 5/6 हो जाता है। 3 बढ़ाया जाए तो 3 बढ़ाया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न के अंश व हर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अंश व हर जो है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन बताना है, उनका गुणनफल बताना है क्या होगा। इस बार फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। करो आप लोग। हो गया, करो करो। ये प्रॉब्लम ये भी कहता है ना भिन्न इसलिए हो जाती है, भिन्न का 3/4 करना, उसका मतलब क्या हुआ, भिन्न का 3/4 हो जाता है। तो जैसा वो कहे कि जैसे भिन्न थी x/y थी और उसने कहा अंश में 2 जोड़ा और हर में 2 जोड़ा, अब जो है भिन्न अपनी 3/4 हो गई। इसका मतलब ये जो वैल्यू है जोड़ने के बाद वो भिन्न का 3/4 हो गया, ये हो गया। हाँ, तो आंसर आया इसका। हाँ चलो समझ लो, देखो उसने कहा अंश और हर प्रत्येक को 2 बढ़ाया जाए तो x+2 और y+2, तो जो फ्रैक्शन का मान है वो 9/11 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 बराबर 9y + 18, तो ये हो जाएगा 11x - के 9y बराबर 22 को उधर ले जाएंगे तो -4। ये पहली इक्वेशन बनी। अच्छा, दूसरी कंडीशन के लिए उसने कहा यदि प्रत्येक को 3 बढ़ाया जाए, x + 3 और y + 3, तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 6x + 18 बराबर 5y + 5y को इधर ले आओ तो 6x - के 5y बराबर -3। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व कर लो, इसके नीचे लिख लो। या तो ऐसा करो, पहले आप मल्टीप्लाई करके इक्वल करके वैल्यू रखो, तो या तो x का कोफिशिएंट बराबर कर लो या y का कोफिशिएंट बराबर कर लो, आप लोग की मर्जी है। या तो x का गुणांक बराबर करो या y का। अब देखो जैसे मान लो x का गुणांक बराबर करना है तो यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, इसका मतलब इस इक्वेशन को तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो और 21 वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 66x माइनस के 55y बराबर -33। ये समीकरण 2 बन गई नई वाली, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 जो थी उसे 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66x माइनस के 9 × 54y बराबर 9 × 6 × 24। ये पहली इक्वेशन आ गई नई वाली। अब देखो x का कोफिशिएंट बराबर है लेकिन साइन एक जैसे हैं, दोनों प्लस प्लस के, तो हटेंगे नहीं, अपोजिट साइन करने पड़ेंगे। प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो 66x से 66x कैंसिल। अब माइनस के 55y और प्लस के 54y कितना हो जाएगा, माइनस के y हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर माइनस के 33 और प्लस के 24, तो माइनस के 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आया, 8। 9 आया, 9 4 13, सॉरी 24 8 32 9 आया, तो y का मान कितना आया, 9। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लो, चलो 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x माइनस के 9 9 81 बराबर माइनस के 4, 81 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 11x बराबर 77 और 11 से भाग करेंगे तो x बराबर 60, ठीक है। अब हमसे उसने
पूछा है कि संख्या जो थी, जो फ्रैक्शन था भिन्न, उसके अंश और हर का गुणनफल। अब अंश क्या है यहाँ पर x और हर क्या है y, तो हमसे जो पूछा है वो x गुणा y पूछा है। अब x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, 7 गुणा 9, बताओ समझ आया। वैसे यहां भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, बताता हूं चलो किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा ज्यादा, बाकी कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं कर सकते, है ना। बताओ समझ आया। कर लिया। अब देखो अगर इसे आपको ऑप्शन से करना है तो मैं केवल बाकी 4 ऑप्शन नहीं बता रहा क्योंकि इसमें भी 2 कंडीशन बन जाएंगी, इसलिए मैं इसी से बता दे रहा हूं। मान लो कि जो एक ऑप्शन था 63 और हमसे पूछा है अंश और हर का गुणनफल, इसका मतलब अंश गुणा हर करके आएगा ये 63, एक ऑप्शन होगा तो इसके 2 तरीके से फैक्टर बन सकते हैं, एक तो 7 गुणा 9, एक 9 गुणा 7। फैक्टर जो है हमेशा ऐसे करना जो को प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो अगर हमने x का मान यानी अंश का मान 7 मान लिया, हर का मान 9 मान लिया, तो जो फ्रैक्शन है भिन्न वो क्या बन जाएगी 7/9 अंश बटे हर। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई कर लो, उसने कहा प्रत्येक को 2 बढ़ाओ, तो 7 और 2 9, 9 और 2 तो फ्रैक्शन का मान 9/11 हो गया। और उसने कहा प्रत्येक को अगर 3 बढ़ाओ तो 7 और 3 10 और 9 और 3 2 से भाग करेंगे 5, 2 से भाग करेंगे 6, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। इसका मतलब ये कंडीशन सही थी, ये आंसर है, ठीक है। अब गलत वाली कंडीशन भी चेक कर लो, मान लो x का अंश 9 होगा तो हर होगा 7, तो भिन्न 9/7 होगी। तो देखो पहली कंडीशन है कि उसने कहा अगर उसमें 2 बढ़ाओ अंश और हर को, तो 9 और 2 11, 7 और 2 तो 9/11 होनी थी, हो गई 11/9, तो पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये ठीक है। समझ आया, कर लेंगे। कर लिया। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन, अब देखो कंडीशन तो बहुत सारी बन सकती है, बहुत बन जाएंगी, इसी में क्वेश्चन को कितना भी टिपिकल बना लो, समझ गए। कि वो कहने लगे जैसा आप लोग बता रहे थे अभी कि भिन्न का भी 2/3 प्राप्त हो, ठीक है। तो कंडीशन कितने बन रहे हैं, बस आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, घर पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा पूछोगे, है ना, पूछा करो क्वेश्चन, पूछा करो। चलो अब अगले टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लैंग्वेज क्या है समझ लो। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, कॉमा 1/20 भाग शिक्षा पर, कॉमा 1/5 भाग मनोरंजन पर, खर्च करने के बाद 13,000 रुपए की बचत करता है, 13,000 रुपए की
बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आय मतलब इनकम, तो उसकी आय इनकम ज्ञात कीजिए। हाँ अब बताऊंगा। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो कि एक व्यक्ति है वो अपनी आय में से 1/10 भाग तो भोजन पर खर्च करता है, जो भी उसकी आय है उसमें से 1/20 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, जो भी उसकी आय है उसका 1/5 भाग वो मनोरंजन पर खर्च करता है। ये खर्च करने के बाद वो 13,000 रुपए बचा लेता है, तो उसकी इनकम बतानी है। ठीक है, अब देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, नॉर्मली 2 तरीके लेके चलेंगे। एक तो बेसिक वाला मतलब एक्स मानकर, ठीक है, तो मान लिया उसकी जो आय है वो एक्स मान ली, ठीक है। अब समझ लो, लिखना बाद में, एक्स उसकी इनकम है, उसने कहा आय का 1/10 भाग भोजन पर खर्च करता है, तो बता सकते हो भोजन का खर्चा कितना है, इनकम का 1/10। इनकम है एक्स, एक्स का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का 1/10 मतलब x/10 तो उसने भोजन पर खर्च कर लिया। फिर कॉमा 1/20 भाग शिक्षा पर, यानी शिक्षा एजुकेशन पर कितना खर्च है 1/20, यानी x का 1/20 यानी x/20, ये शिक्षा पर खर्च है। अच्छा मनोरंजन पर कितना खर्च है, हाँ मनोरंजन पर है 1/5, तो मतलब इनकम का, इनकम है x तो x का 1/5 यानी x/5, ये मनोरंजन का खर्चा हो गया। ठीक, अब अगर हम सारे खर्चे जोड़ दें तो हमें एक खर्चा मिल जाएगा कोई एक, तो जब जोड़ेंगे तो x/10 प्लस x/20 प्लस x/5, एलसीएम कितना आया 20 एलसीएम आया। ठीक है, अब 10 से भाग करेंगे तो 2x, प्लस 20 से भाग करेंगे तो x, 5 से भाग करेंगे तो 4x, तो जाएगा 4 तो 6 और 1 7x/20। ये क्या आ गया, खर्च आ गया। अब उस व्यक्ति के पास x रुपए थे और उसने 7x/20 भाग खर्च कर लिया, तो कितना बचा, कैसा पता करेंगे। देखो मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे 90। कैसा है, 100 रुपए में से 10 रुपए घटा दिए, 100 रुपए क्या थी आपकी इनकम और 10 रुपए क्या थी आपकी खर्च, तो इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचत आएगी। इसको अगर आपको कंफ्यूजन होता हो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इस फॉर्मूले में, तो आप लोग ऐसे याद रख लो कि जो इनकम है ना आय, वो कैसे कैसे बनती है, वो खर्च और बचत को अगर हम जोड़ दें, इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनको अगर जोड़ दें तब बनती है आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब आपको कुछ भी निकालना है, देखो अगर आपको बचत निकालनी है तो एक खर्च इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आय माइनस खर्च। ठीक है, या खर्च निकालना है तो बचत इधर ले जाओ, इसी से बन जाएगी कंडीशन। तो अब हमारे पास x रुपए हैं और हमने 7x/20 भाग खर्च कर लिए, तो बचत कैसे निकालेंगे, इनकम में से खर्च घटाएंगे। इनकम कितनी है x और खर्च कितना है, तो ये क्या आएगा बचत, और बचत कितनी है 13, तो बराबर 13। अब 20x माइनस 7x कितना हो जाएगा 13x/20 बराबर 13। अब 13 से भाग करेंगे तो 1000, और 20,000 की 1 से गुणा करेंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 20,000। x क्या था उसकी इनकम, तो उस व्यक्ति की इनकम कितने रुपए थी 20,000 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। अब आप लोग देखो, आज मैं इसे लगभग चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन अभी भी जो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी है चैप्टर में। जो मिक्स वाले क्वेश्चन है वो जरूर किया करो, उसी से समझ आएगा कि चैप्टर आपको समझ आया नहीं आया, वरना ये ऐसे टाइप के मैं 4-5 सवाल आपको करवाऊंगा, आप सारे के सारे कर दोगे, और जैसे ही टाइप चेंज करूंगा आप अटक जाओगे, रुक जाओगे, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसे और आप लोग क्या करते हो, टाइप वाले तो सारे कर लेते हो और फिर छोड़ देते हो हैं, या कहते हो कि हुए नहीं, तो हुए नहीं का मतलब है आपको चैप्टर समझ नहीं आया है। अगर विविध वाले क्वेश्चन कम से कम 50% क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो तो समझ में आता है कि आपके चैप्टर समझ में आया है, वरना तो बेकार है।
चलो ये समझ आ गया। चलो ये तो थोड़ा सा लेंथी मेथड है ना। अब एक आसान तरीका है वैल्यू मानकर, मैंने आपको सिखाया था कल भी कि हम अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो उसकी वैल्यू कैसे मानकर करेंगे। और अभी बिल्कुल इसी के जैसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में आएंगे, सेम बिल्कुल, बस यहाँ 10% होगा, यहाँ 20% या 5% या 10% ऐसे करके होगा, यहाँ फ्रैक्शन दे दिया तो वहां परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो उस व्यक्ति ने कहां कहां खर्च किया, 1/10 भाग तो भोजन पर खर्च किया। ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। 1/20 भाग उसने शिक्षा पर खर्च किया, एजुकेशन पर, और 1/5 भाग उसने मनोरंजन पर खर्च किया, है ना। 1/5 कर रहे होगे मनोरंजन पर खर्च, है या सब कुछ मनोरंजन पर हो रहा खर्च। 1/5 तो ज्यादा है, 20% है तो चलो। अब उसने कहा 1300 की बचत है। अब हम कुछ उसकी ना इनकम मान लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था इनकम कैसे माननी है, वैल्यू कैसे माननी है, नीचे की संख्याओं की गुणा करके। अब नीचे की संख्या 10 गुणा 20 गुणा 5, आप 100 मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी जब यहां शेष वाली कंडीशन बनेगी ना तो आप नीचे की संख्याओं के गुणा करके मानो। तो 10 गुणा 20 200, 200 गुणा 5, तो हमने मान लिया उसकी इनकम थी 1000 रुपए। हाँ लिखो मत, साथ साथ समझ लो, टाइम मिल जाएगा बाद में। इनकम 1000 रुपए है तो उसने इनकम का 1/10 भाग भोजन पर खर्च कर लिया, तो 1000 का 1/10 कितना हुआ, 100। तो 100 रुपए उसने भोजन पर खर्च कर लिए। अच्छा 1/20 भाग शिक्षा पर किया, इसका 1/20 भाग कितना होगा, 1/20 गुणा 1/20 करेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च कर लिए। ठीक है, फिर और 1/5 मनोरंजन पर, इसका 1/5, तो इसका 1/5 200, ये खर्च हो गया मनोरंजन पर। तो ये सब खर्चे ही तो हैं, तो बता सकते हो खर्च कितने हो गए, 200 350, तो 350 रुपए खर्च हो गए 1000 में से। तो बचे कितने, 1000 में से घटा दो तो बचे 650। तो हमारे हिसाब से जो बचत हुई वो हुई 650 यूनिट हमारे हिसाब से, जबकि क्वेश्चन में कितनी है, क्वेश्चन में है 13,000, तो 650 यूनिट बराबर है 13,000 रुपए के, एक यूनिट, और 65 दूनी 130, तो एक यूनिट 20 के बराबर है। अब क्या पूछा है, इनकम, इनकम कितनी है 1000 यूनिट, तो एक यूनिट 20 रुपए के बराबर है, तो 1000 यूनिट कितने के बराबर होगी, 20 गुणा 1000 यानी 20,000, ये आंसर है, ये उसकी इनकम। बताओ समझ आया नहीं आया। तो क्योंकि जैसे आपने 100 50 और 200 को जोड़ दिया तो आपने एकदम जोड़ दिया बिना कैलकुलेशन किए, बिना लिखे। और अगर मैं कहता कि 1/10 1/20 और 1/5 को जोड़ो तो आपको लिखना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता, तब जोड़ना पड़ता। तो बस ये फर्क होता है वैल्यू मानने में, ये टाइम। हाँ रेशियो से हो जाएगा, रेशियो से बताता हूं चलो। वैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरीके से करना आसान पड़ेगा, रेशियो से करोगे ना तो वही टाइम लग जाएगा, तो बताता हूं मैं। ये कर लिया, अब देखो चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इन लोगों ने तो लिख लिया, ठीक साथ साथ लिखते हैं ना ये, इसलिए जल्दी लिख लिया। चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर आप लोग रेशियो से करना चाह रहे हो तो रेशियो के लिए पहले सारे खर्चे जोड़ लो, मतलब 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5, तो ये सब क्या है, ये सब खर्ची तो हैं, एक्सपेंडिचर हैं। तो एलसीएम लेंगे 20, तो 2 20 × 20 और 5 × 20, तो 7/20 भाग खर्च हो गया। तो ये 20 क्या होगी, इनिशियल वैल्यू, और प्रारंभिक खर्च में, बचत में और आय में सबसे पहले आप क्या करोगे, या खर्च करने के बारे में सोचोगे कि जब मैं कमाऊंगा तो एक हेलीकॉप्टर लूंगा, हैं? अच्छा चलो, तो पहले इनिशियल वैल्यू होती है इनकम। तो यहां पर खर्च की बात चल रही है, तो ये 20 तो हो गई उसकी इनकम, उसके पास 20 रुपए थे, और ये किसका फ्रैक्शन है,
इसका मतलब उसने 7 रुपए खर्च कर लिए। तो 20 रुपए उसके पास थे, 7 रुपए उसने खर्च कर लिए। तो बचत कितनी हुई उसकी, सेविंग? बचत हुई उसकी 20 - 7 यानी 13। अच्छा बचत कितनी है? तो 13 यूनिट बराबर 13,000, और 1 यूनिट बराबर 1,000। और हमसे क्या पूछा है? इनकम। इनकम है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट बराबर 20,000। एक्स में मानेंगे बेसिक ही हो गया। हाँ बेसिक ही हो गया बस। एक्स भाई ऐसा तो हम कर रहे थे x/10 x/20 x/5, वही वहां से x हटा दिया। क्योंकि भाग में अगर आप रेशियो से भी ना करते ना, भाग से कर रहे होते, तो ये 7/20 भाग खर्चा ही तो है, और भाग में टोटल वैल्यू होती है 1। अगर हम 1 में से घटा दें इसको, तो 13/7 13/20 भाग जो है ना वो बचत होगी, और बचत कितनी है? 13,000। तो 1,000 और 1 भाग ही तो होगी इनकम, 1 भाग बराबर 20,000। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक सारे तरीके बेकार हैं, आपको रटने पड़ेंगे तरीके भी, समझ गए? और जब एक बार बेसिक तैयार हो गया ना आपका अच्छे से चैप्टर का, तो फिर क्या है, आपको तरीके भी याद रहने शुरू हो जाएंगे, ट्रिक भी याद रहनी शुरू हो जाएंगी। और जब तक बेसिक नहीं पता ना, तो सब कुछ रटन विद्या है, सब कुछ रटना पड़ेगा। चलो कर लेंगे फिर, है? चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर हम लैंग्वेज में चेंज करेंगे। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग भोजन पर, कौमा 2/5 भाग शिक्षा पर, कौमा 1/10 भाग मनोरंजन पर। हाँ मनोरंजन जरूरी है भाई, समझ गए? जितनी जरूरी पढ़ाई है उतना जरूरी मनोरंजन भी है, समझ गए? अगर पढ़ाई पढ़ाई करते चले जाओगे तो बोर हो जाओगे, है ना? हर चीज की एक लिमिट होती है। मान लो आपको आपकी कोई पसंदीदा चीज दे दी जाए खाने के लिए, तो एक लिमिट में तो खा पाओगे, उसके बाद तो वो बेकार है, बोरियत होगी फिर उससे, है ना? वैसे पढ़ाई का हिसाब है। अगर मान लो सुबह से शाम तक पढ़ते पढ़ते रहोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि याद होना बंद हो जाएगा, समझ गए? याद होना बंद हो जाएगा, बोर हो जाओगे। और कुछ टाइम रिफ्रेशमेंट ले लो, कोई मूवी देख लो, कोई गाने सुन लो, किसी का कोई गेम खेल लो कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद पढ़ो। तो रिफ्रेशमेंट होने के बाद देखना फिर आपकी पढ़ाई कितनी बढ़िया होगी, फिर जितना पहले याद नहीं होगा ना उससे अच्छे तरीके से याद करोगे। तो इसलिए मनोरंजन तो बहुत जरूरी है, जितना जरूरी शिक्षा उतनी जरूरी मनोरंजन। मनोरंजन ऐसा ना हो कि बुलेट लेकर निकल गए हैं और हेलमेट लगाया नहीं और अंधाधुंध भगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, ये सब बदलो भाई, बचत बदलो। क्या लिखा आपने? 1/10 भाग मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 27,000 रुपए की बचत करता है। 27,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी इनकम कितनी है? ठीक है। अच्छा इनकम, हमें 2 चीज बतानी है यहाँ पर, उसकी आय कितनी है और कोई भी एक खर्च मान लो कि शिक्षा पर खर्च कितना है, ये बताना है। शिक्षा पर खर्च, हमें 2 चीज निकालनी है यहाँ पर। पेपर में आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी, या तो इनकम या कोई सा भी एक खर्च, ठीक है? तो हमने 2 चीज पूछी है कि एक तो उसकी इनकम बताओ और उसने शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए ये भी बताओ। तो पहले आप लोग इनकम बताओ, शिक्षा पर बाद में देखेंगे।
हुआ? अच्छा 90,000 रुपए इनकम है। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन मोबाइल से तो नहीं कर रहे? कैलकुलेशन मोबाइल से मत करना बिल्कुल भी, समझ गए? जितनी कैलकुलेशन है, कितनी भी लेंथ हो, अभी आपका टाइम इतना कीमती नहीं है जितना पेपर में होता है, इसलिए जो है कैलकुलेशन पेपर पर करो ज्यादा से ज्यादा, चाहे छोटी कैलकुलेशन हो या बड़ी। चलो उसने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग भोजन पर, 2/5 भाग शिक्षा पर, 1/10 भाग मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 27,000 बचाता, तो उसकी आय और शिक्षा पर खर्च किस तरीके से करना चाह रहे हो? वो वैल्यू मानकर। चलो आप लोग करके देखना, अगर कोई तरीका समझ में ना आए तो फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है? उसी तरीके से समझा दिया जाएगा अगली वीडियो में। अब 5 और 10 की गुणा कर लो, 5 पंजे 25 गुणा 10 250, तो हमने मान लिया उसकी जो इनकम है वो 250 रुपए है, ठीक है? अब देखो समझ लो, उसने 1/5 भाग भोजन पर खर्च किया, तो 250 का 1/5 भाग कितना हुआ? तो 50 रुपए तो भोजन का खर्चा हो गया। फिर 2/5 भाग शिक्षा पर, तो इसका 2/5 भाग कितना हुआ? तो 250 गुणा 2/5 कितना हुआ? 100। तो 100 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च कर लिए, ठीक है? फिर और 1/10 भाग मनोरंजन पर, तो इसका 1/10 भाग कितना हुआ? तो 25 रुपए उसने मनोरंजन पर खर्च कर लिए। तो उसके खर्च कितने रुपए हो गए? 175 रुपए खर्च हो गए। 250 में से 175 रुपए खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचे? 75 रुपए बचे। तो बचत हुई उसकी 75 यूनिट, और बचत कितनी है? 27,000। तो 75 यूनिट है 27,000 के बराबर, ठीक? अब भाग कर लो, 3 से 25 बार कैंसिल और 3 से 9 बार कैंसिल, ठीक? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 250 की। तो 250 कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर दें तो 250 बन जाएगा, या चाहो तो आप 1 यूनिट निकाल दो और फिर आप 250 यूनिट निकालो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि 250 10 से गुणा करके बन जाएगा, तो आप 10 से गुणा कर दो दोनों साइड। तो 10 से गुणा करेंगे तो 9,000 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 90,000। तो एक आंसर तो हमारा आया ये, तो ये हो गई उसकी इनकम आय। बताओ समझ आया? अब अगर हमसे पूछा है कि उसकी शिक्षा पर खर्च कितना है, अब देखो दो तरीके हैं यहां से शिक्षा पर खर्च निकालने के। उसकी इनकम कितनी है? तो हमने 90,000 रुपए लिख लिया कि 90,000 रुपए उसकी इनकम है, और शिक्षा पर जो खर्च है वो कितना है? 2/5 है ना? तो इसका 2/5 निकाल दो, 18,000 और 18,000 गुना 2 36। तो शिक्षा पर जो खर्च है वो कितना है उसका? 36,000, यानी 36,000 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च कर लिए। बताओ समझ आया? ठीक है, तो जो भी इनकम आई है, इनकम का 2/5 भाग निकाल दिया। अच्छा, आप अगर आपसे मनोरंजन पर पूछता तो हम इनकम का 1/10 निकालते, 90,000 का 1/10, ठीक है? और अगर हमसे पूछता भोजन पर तो इनकम का 1/5 निकाल देते। समझ आया? कर सकते हैं? अब देखो, यहां तो हमसे इनकम पूछी थी, अगर हमसे इनकम ना पूछता और डायरेक्ट ही शिक्षा पर खर्च पूछता तो डायरेक्ट भी तरीका है, जैसे कि ये देखो, ये 25 यूनिट जो है 9,000 के बराबर है, ये समझ आ गया? अब हमसे पूछा है शिक्षा पर खर्च, और शिक्षा पर खर्च कितना है? 100 यूनिट। तो 25 यूनिट 900 के बराबर, 9,000 के बराबर है, तो 100 कैसे बनेगा? गुणा 4 करेंगे, तो यहां गुणा 4 करेंगे तो इधर भी गुणा 4 करेंगे, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। तो आंसर आया 36,000। अगर यूनिट से करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, 2/5 भाग शिक्षा पर था ना, तो ये शिक्षा पर है, ये भोजन पर है, और ये मनोरंजन पर है। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कि मनोरंजन का खर्च कितना है, तो कितने यूनिट निकालते? मनोरंजन 1/10 है, मतलब 25 यूनिट, तो 25 यूनिट 9,000 के बराबर था, आंसर 9,000 आ जाता।
अगर आपसे पूछता भोजन का खर्च तो कितने यूनिट, तो भोजन का खर्च 1/5, 1/5 मतलब 50 यूनिट, तो 200 गुना कर देते। समझ में आया? कर लेंगे। अच्छा तो चलो एक क्वेश्चन आप जो है डायरेक्ट खर्च वाला ही कर लो ना, उसमें इनकम मत निकालना, डायरेक्ट खर्चा ही निकालना। और शेष वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको कल करा दूंगा, है ना, वो थोड़े से उसमें टाइम लगेगा समझाने में भी, ठीक है। और कल मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि शेष वाले के बाद जो है मैं मिसलेनियस टाइप भी कराऊं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना अपने घर से भी करके लाओ। चलो अब क्वेश्चन में चेंज करो, लिखो एक व्यक्ति अपनी आय का, और जरूरी नहीं है 3 ही खर्चे हो, अब भोजन शिक्षा मनोरंजन ही हो, और भी अन्य खर्चे भी हो सकते हैं, है ना, कहीं घूमने जाना है बाहर, और भी हो सकता है, या कोई चाय वाय पीने जाए, एमबीए चाय वाले के यहाँ, चलो अब चाय का क्रेज ज्यादा हो गया वैसे, अब नए नए लोग आने लगे चाय वाले, हाँ चाय सुट्टा बार है, और 20 ये चाय वाला, बीटेक चाय वाला बहुत सारे हो गए। चलो तो लेकिन आप इन बातों पर ध्यान मत दो, सफलता केवल यही नहीं है ना, पढ़ाई पे फोकस कर, है ना। आजकल ये YouTube का जमाना है, भटक जाओगे, तो इसलिए सही चीज जरूरी है, और सही चीज तभी पता चलेगा जब आप, हाँ शिक्षा से मिलेगी सही चीज जो भी है, नॉलेज। लिखो चलो, अच्छा चलो 6 बदल देते हैं खर्चे, वरना कहोगे 3 ही 3 खर्चे घूम रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, कॉमा 2/3 भाग शिक्षा पर, कॉमा 1/10 भाग मनोरंजन पर, कॉमा ज्यादा तो निकल जा 100 से ना, निकला, निकल गया 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/10 भाग, 150 आ गया, 33, 20, 33 और 20 कितना हुआ 53, और 10 63, 63, और चलो 1/20 कर लो, 1/20 भाग, और कौन सा खर्चा जोड़ना इसमें, चलो परिवहन जोड़ दो, है ना, हाँ घूमने भी जाओगे, मूवी वगैरह देखने जाओगे, पेट्रोल लगेगा, टिकट का टोकन लगेगा, तो 1/20 भाग परिवहन पर खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद 60, 20, 12, 6, 3, 6, 3, 9, 11, 1, 2, 2, 4, 20, 9, 57,000 रुपए की बचत करता है, 57,000 रुपए की बचत करता है, सेविंग बचत करता है, तो परिवहन का खर्चा कितना है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है, परिवहन का खर्च कितना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको परिवहन का ही खर्च बताना है, इनकम नहीं निकालनी। 9,000 रुपए। चलो अभी देखते हैं। समझ में नहीं आया, हुआ नहीं। देखो उसकी जो इनकम है, आपकी कैलकुलेशन कमजोर है, इनकम मानते हैं पहले ना, तो 3 पंजे 15 गुणा 10 150, 150 गुणा 20 कितना हुआ, तो 3,000 रुपए हमने उसकी इनकम मान ली।
अब उसने अपनी इनकम का देखो 4 भाग हैं, हम 4 भाग बना लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला है 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा? 1000। ठीक। फिर है 1/5 शिक्षा पर, तो इसका 1/5 कितना होगा? 600। फिर 1/10 भाग कितना होगा? 300। फिर 1/20 भाग कितना होगा? 150। ये खर्चे हो गए। तो ये खर्च हो कितना गया? 900, 1900, 2050, 2050 रुपए खर्च हो गए। 3000 में से 2050 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 950। तो बचत हुई हमारे हिसाब से 950 यूनिट, जबकि बचत कितनी है? 57,000, 57,000। तो 10 से 10, 19 तिया 57, 19 पंजे 95 और 19 तिया 57। चलो भाग कर लो, 5 × 5, 5 से, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 60 के। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? परिवहन पर। परिवहन कौन सा था? लास्ट वाला, 1/20 वाला। तो परिवहन का खर्च कितना है? 150 यूनिट। तो 1 यूनिट 60 रुपए के बराबर है, तो 150 यूनिट कितने के बराबर होगा? 60 रुपए गुणा 150, तो 15 छक्का 90, यानी 9000। तो 9000 रुपए उसने परिवहन पर खर्च कर। बताओ, समझ आया? अगर उसकी इनकम पूछी जाती तो कितने यूनिट निकालते? 3000 यूनिट, है ना। इनकम अगर पूछता तो आय है उसकी 3000 यूनिट, तो 3000 यूनिट बराबर 3000 गुणा 60। अच्छी इनकम है तो परिवहन पर खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलो कर सकते हो फिर इस टाइप के। चलो, अब ये आसान थे, कल वाले जो क्वेश्चन है वो इससे भी आसान है। बस क्या है, वो देखने में थोड़ा हार्ड लगेंगे, है ना, थोड़ा सा करने, स्टार्टिंग करने में भी आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन जब करवाऊंगा तो बहुत आसान लगेंगे। चलो ठीक है, फिर कल कराते हैं, आज के लिए इतना रहने दो। ओके, थैंक यू क्लास।